Yes, hello. Today in this video, I'm going to discuss with you about the Industrial Revolution. Okay? तो आज Industrial Revolution chapter start करेंगे and this Industrial Revolution में आपको बहुत सारे invention को अच्छे से याद करना पड़ेगा, कब किसने क्या किया, यही main theme है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ. फर्स्ट कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ. ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या थे, वाई, इन रीजंस को पढ़ेंगे. अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये पढ़ेंगे. इसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये भी हमें जानना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन से फेज को हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे कहेंगे. ठीक है, और इसके बाद हु फर्स्टली कॉइन्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, किसने सबसे पहले कॉइन किया टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इन तीनों पॉइंट को हम सबसे इंपॉर्टेंटली पहले डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अबाउट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So the transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850s is called the first industrial revolution. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से कब तक था. ये था आपका 1780 से 1850 के टाइम पीरियड, जिसमें ब्रिटेन में स्पेशली इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो 1780 से, ठीक है, 1780 से 1850 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, ये आप मार्क कर लीजिए. नाउ अबाउट द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो अब नेक्स्ट पॉइंट ही बनता है कि भाई सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सा फेज है, किस फेज को हम कहेंगे कि ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है. ठीक है, तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द सेकेंड वन आफ्टर द अबाउट 1850. तो फर्स्ट कब से कब तक का था टाइम पीरियड आपका, फर्स्ट का टाइम पीरियड था 1780 से 1850 के बीच का टाइम पीरियड. ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंड का टाइम पीरियड. तो सेकेंड का टाइम पीरियड आपका 1850 से शुरू होता है. सेकेंड का टाइम पीरियड अबाउट 1850 न्यू एरियाज लाइक द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड. तो ये याद रखना है कि पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ब्रिटेन में होता है और वहां पर लेकिन केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है. लेकिन जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं तो इसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है एक्सपेंड करने लगती है. इन दैट पीरियड ब्रिटेन फेल बिहाइंड एंड लॉस्ट इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर एज इट वाज टेकन बाय जर्मनी एंड द यूएसए. तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन सबसे आगे भागती है, सबसे आगे दौड़ती है. लेकिन जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आता है तो यहां पर एक मेजर चेंज होता है. क्या देखा हमने कि केमिकल इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे, और एक जो चीज जो ब्रिटेन जहां पर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है वो क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है, बिहाइंड, एकदम पीछे रुक जाती है. और आगे कौन सी दो कंट्रीज होती है, जर्मनी और यूएसए. इन दो जगहों पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है. तो ये था अबाउट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ओके, नाउ हु फर्स्टली यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो यूज ऑफ द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये आप लिखो और इसके बाद सारे पॉइंट को लिखना है. यूज ऑफ द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो सबसे पहली बात, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्जस मिचलेट. ठीक है, जॉर्जस मिचलेट फ्रांस के थे, उन्होंने ये टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज किया. एंड फ्रेडरिक एंजल्स कहां से, जर्मनी से, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म को यूज किया. तो फ्रांस से जॉर्ज मिचलेट ने और फ्रेडरिक एंजल्स जर्मनी से, इन दोनों लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया. And it was for the first time in English by the philosopher and economist Arnold Toynbee. यानी कि यहां पर हमने देखा कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया. ठीक है, फ्रेंच स्कॉलर जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया और फ्रेडरिक एंजल जो जर्मनी से बिलोंग करते तो जर्मन भाषा में उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया. लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भाई इंग्लिश में सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया. तो अगर हम बात करें इंग्लिश में यूज करने की तो सबसे पहले इस टर्म को यूज किया आर्नोल्ड टॉयनबी ने. ठीक है,
अर्नोल्ड टॉइनबी ने। हु वाज अर्नोल्ड टॉइनबी, ये भी क्वेश्चन लिख के रखोगे, हु वाज अर्नोल्ड टॉइनबी, ठीक है। अर्नोल्ड टॉइनबी कौन थे? तो अर्नोल्ड टॉइनबी इंग्लिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने इंग्लिश में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया। नाउ फॉर व्हाट? अब उन्होंने ये जो टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज किया, फॉर व्हाट पर्पस ही यूज दिस टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उन्होंने किस चीज के लिए इस वर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यूज किया? तो he used this term to describe the changes that occurred in British industrial development between 1760 and 1820। तो 1760 से लेकर के 1820 के बीच में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो जो चेंजेस हुए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अर्नोल्ड टॉइनबी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया था, ठीक है। एंड दीज डेट्स कोइंसाइडेड विद दोज ऑफ द रेन ऑफ जॉर्ज III, ऑन विच टॉइनबी वाज गिविंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जॉर्ज III जो थे उनके टाइम पर इन्होंने सीरीज ऑफ लेक्चर दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिकल चेंजेस दैट वर ऑकर्ड इन द ब्रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उनके लेक्चर सबसे पहले पब्लिश होते हैं, कब पब्लिश होते हैं? 1884 में, आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ, उनकी डेथ के बाद में पब्लिश होता है, ठीक है। सो एज ए बुक कॉल्ड लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेस, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। सो दिस बुक वाज एक्चुअली डील्स विद द लेक्चर्स ऑफ अर्नोल्ड टॉइनबी, ओके। अब अर्नोल्ड टॉइनबी यानी कि यहां पर हमने कितने नाम देखे? हमने एक देखा जॉर्ज मिचेलेट जो कि फ्रांस से बिलोंग करते, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यूज किया। जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया और इंग्लिश में अर्नोल्ड टॉइनबी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया। तो ये 3 स्कॉलर्स के नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि दीज आर द 3 स्कॉलर्स जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया था। अब इसके बाद और कौन से दूसरे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड को यूज किया या जो टॉइनबी से बहुत ही ज्यादा एग्री करते थे? तो लेटर हिस्टोरियंस T.S. एस्टन, Paul Mantoux and Eric Hobsbawm broadly agreed with Toynbee। तो these are those scholars who were agreed with Toynbee about this industrial revolution, ठीक है। और इसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हम अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटेन में और इवन यूरोप की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बिटवीन 1780s to 1820s इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज एंड इन कोल माइनिंग, इन बिल्डिंग रोड्स एंड कैनल्स एंड इन फॉरेन ट्रेड। तो दीज आर द डेवलपमेंट दैट वर टेकन प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड, ओके। अब एस्टन celebrated the industrial revolution with England was swept by a wave of gadgets। इन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। नाउ लेकिन अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले कहां हुई थी? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है दैट व्हाई डिड, अब क्वेश्चन भी लिखिएगा, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, why did the industrial revolution begin first in Britain? Begin first in Britain। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों शुरू हुआ था? इसके पीछे क्या रीजन था? तो इन रीजंस को कुछ कीवर्ड्स में सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था? नंबर 1, स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एकदम स्टेबल, मान अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट, वाइड यूज ऑफ मनी, पैसे का बहुत ज्यादा यूज होता था, बर्टर सिस्टम नहीं थी। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसे जगह पे था जिसके वजह से जो इनका वाटर रूट और इसके साथ साथ लैंड रूट सभी के साथ कनेक्शन बहुत ही अच्छे से हो पा रहा था। और सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड आप अच्छे से जानते हो, दैट इज द वाटर रूट, ठीक है। तो इंग्लैंड हर तरफ से सी से सराउंडेड था जिसकी वजह से उनको पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। नेक्स्ट, availability of what? Availability of cheap labor,
सस्ते लेबर मिलना। तो सस्ते लेबर मिलना ये भी इतनी आसान बात नहीं है। तो सस्ता लेबर मिलता है तभी जाकर के इंडस्ट्रीज जो है ग्रो करती है। नेक्स्ट, इसके अलावा बिग टाउन्स जो है, बिग टाउन्स थे, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड फाइनेंस, ये सारा सिस्टम वहां पर बहुत ही अच्छे से था। ठीक है, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड फाइनेंस। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट जिसके बिना तो इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर सकती, दैट इज इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन। हम इंडस्ट्री तो बना लिए लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे से ना हो तो मुश्किल होता है। तो इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यहां पर थी। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वर, दीज आर एक्चुअली द कीवर्ड्स जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अच्छा, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आयरन इंडस्ट्रीज डेवलप करती है, तो यहाँ पर कोल एंड जो आयरन था, कोल एंड आयरन जो है दीज वर अवेलेबल। ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो पाया। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑन विच दिस आंसर इज बेस्ड, तो आप इसे जरूर लिखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाई डिड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन फर्स्ट इन यूरोप, ब्रिटेन, सॉरी। ठीक है, तो पहले हमने कीवर्ड्स में लिखा, अब हम इसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल। तो हमारा स्टेबिलिटी वाला पॉइंट यहां से आता है। ठीक है, हमारा स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आता है कि ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने पहला पॉइंट लिखा, तो इस पॉइंट में आप ऐड करोगे इसे, इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की। 17th सेंचुरी से ये पूरा मोनार्की के अंडर कंट्रोल में था। ठीक है, एकदम स्टैब्लिश गवर्नमेंट थी, कॉमन लॉ था, सिंगल करेंसी थी, ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। और जब ये सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली कोई भी काम अगर हम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा। सो दिस मीन दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी एंड अ मार्केट दैट वाज नॉट फ्रैगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज, लेविंग टैक्सेस ऑन गुड्स दैट पास थ्रू देयर एरिया, थस इंक्रीजिंग देयर प्राइस। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, ये अलग अलग लोकल अथॉरिटीज हो गए। अब मेरा गुड यहां से ए से पास होगा तो मुझे इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चीज की दाम 5 रुपए, इसको अगर 2 रुपीज हमने टैक्स दिया, इसका दाम 7 रुपीज हो गया। अब जब बी में पास होता तो बी को भी टैक्स देना पड़ेगा। मान लो यहाँ 3 रुपीज टैक्स दिया तो अब ये कितना हो गया, ये 10 रुपीज हो गया। तो इस तरह ई तक आते आते इसकी दाम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही पूरा सबको संभालने के लिए एक सिंगल मोनार्क हो तो अब इसके अंडर कंट्रोल में ये सब कुछ आ गया, यानी अब ए बी सी डी ई को अलग अलग कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब लोकल अथॉरिटीज कोई टैक्स नहीं करे। अब इसकी वजह से जो जनरली चीजों के दाम बढ़ते थे अब वो दाम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, वाइड यूज ऑफ मनी। तो अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब आप यहां से कीजिएगा, बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो बार्टर सिस्टम वाज देयर, सो बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज रादर देन इन गुड्स। गुड्स के रूप में तो नहीं मिल रहा था, उनको पैसे मिल रहे थे, तो उनके पास में अपने चॉइस की चीजों को खरीदने के पास अथॉरिटी भी आ गई। अगर किसी चीज के रूप में, जैसे हमने उनको वेजेस के रूप में दाल दे दिया, चावल दे दिया, तो वो अपनी पसंद की चीजों को तो नहीं खरीद सकते। बट नाउ वट इज द थिंग इज दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा था, लोगों के पास सैलरी थी तो अपने पसंद की चीजों को खरीद सकते थे, अपने अर्निंग को इन्वेस्ट कर सकते थे, और इसलिए उनके पास चॉइसेस ऑफ गुड्स भी अवेलेबल होने लगे, इंडस्ट्रीज की चीजों को लोगों को खरीद भी सकते थे। तो दिस वाज द मेन रीजन। ठीक है, नाउ इन द 18th century England had been through a major economic change later described as the agricultural revolution। तो 18th century में इंग्लैंड में और एक मेजर इकोनॉमिक चेंज होता है जिसको हम बाद में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो this was the process by which bigger landlords had bought up small farms near their own proprietors and enclosed the village common land। अब इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना, उन लोगों ने अपने फार्म्स को एक साथ कर लिया दूसरे के साथ में मिला करके। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े लार्ज स्टेट्स हो गए, जैसे कि ये एक बड़े लैंडलॉर्ड का है, ये एक बड़े लैंडलॉर्ड का है, ये एक बड़े लैंडलॉर्ड का। अब इसको इन सभी ने मिलकर के कंबाइन कर लिए। तो यानी जो पहले मान लो 100 स्क्वायर फुट का था, अब वो क्या हो गया, अब वो 300 स्क्वायर फुट का।
ठीक है, अब वो 300 स्क्वायर का हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लैंड बढ़ गई, जमीन बढ़ गई। अब जैसे ही हमारे पास जमीन बढ़ गई तो हमारे पास में प्रोडक्शन भी तो ज्यादा ही होगा, तो इससे बेनिफिट इन सभी के मालिकों को एक साथ होगा। ठीक है, तो दिस फोर्स लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स एंड दोज हू लिव बाय ग्रेजिंग एनिमल्स the common lands to search for job elsewhere, तो most of them went to nearby towns। तो इसके वजह से क्या हुआ, अब ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कर दिया, सो दस क्रिएटिंग वेरी लार्ज स्टेट एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब इसके वजह से क्या हुआ, दिस फोर्स लैंडलेस फार्मर्स, अब जिसके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स है, क्या हुआ, उनको जॉब के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, नियर बाई टाउन में जाना पड़ा। अब नियर बाई टाउन पे जब वो जॉब के लिए जाने लग गए तो अब उनको कम पैसे में भी नौकरी मिलेगी, तो उनको अब नौकरी करनी पड़ेगी। तो जिससे क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो यहां से ये पता चलता है कि चीप लेबर कैसे मिले। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हाट, कि क्यों ब्रिटेन में ही ये चेंजेस आए। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, कि जहां से हमारे अगले पॉइंट्स के आंसर बनते हैं। तो आई होप कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसकी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट था। तो देखो, फ्रॉम द 18th सेंचुरी मेनी टाउन्स इन यूरोप वर ग्रोइंग इन एरिया एंड इन पॉपुलेशन। 18th सेंचुरी से बहुत सारे टाउन्स जो है वो एरिया में भी ग्रो करने लगे, पॉपुलेशन में भी ग्रो करने लगे। एंड अब हम देखते हैं कि 1750 से लेकर 1800 के बीच में 19 यूरोपियन सिटीज जो है जिनकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। क्यों पॉपुलेशन डबल क्यों होती है, देखो लोगों को जब खाने पीने की चीजें मिलेंगी, और इन सब के लिए सबसे बात है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोगों के रहन सहन अच्छे होंगे, खाने पीने की चीजें मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी ज्यादा होगा। और यही हुआ कि 1750 से 1800 के बीच में 19 यूरोपियन सिटीज के पॉपुलेशन डबल हो गए। और ये जो 19 यूरोपियन सिटीज जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गए, उनमें से 11 ब्रिटेन में ही थे और बाकी 8 दूसरे जगह में। और इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था, लंदन। लंदन वाज द सेंटर which served as the hub of country's market। तो word served as the hub of the country's market, ये आप जरूर लिखिएगा, it was London with the next largest one located close to it। So London had also acquired, ये जो geographical feature हमने लंदन का कहा था ना, which also responsible for the for this industrial revolution in Britain। So लंदन का geographical features आपको यही सेंस से मिलेगा कि लंदन का एकदम global significance बढ़ने लग गया। By the 18th century the center of global trade had shifted from the Mediterranean ports of Italy and France to the Atlantic port of Holland and Britain। ठीक है, Atlantic port of Holland and Britain में इसका जो है ये चलने लग गया। अब इसका जो है सेंटर चेंज होने लगा। तो स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए लंदन का कितना पोजीशन चेंज, यानी लंदन में क्या क्या एडवांसमेंट्स होते हैं ये जानो। सो लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्रायंगुलर ट्रेड किसके किसके बीच में, एक इंग्लैंड के साथ में, इंग्लैंड का, दूसरा अफ्रीका, तीसरा वेस्ट इंडीज, इन सभी के बीच में ट्रायंगुलर ट्रेड कहां से होने लगा, लंदन से होने लगा। एंड द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया आल्सो हैड देयर ऑफिसेस इन लंदन। यानी वो कंपनी जो अमेरिका में और जो एशिया में ट्रेड करती थी, अब उनके ऑफिस भी लंदन में बनने लग गए। लंदन का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था। ठीक है, सो इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वाज हेल्प्ड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स। मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी यहां पर आने लग गई। एंड एन इंडेंटेड कोस्ट लाइन, इंडेंटेड कोस्ट लाइन मतलब अंदर तक, जो ये आपका इलाका है मान लो इस तरह से, तो ये समुद्र का पानी ये अंदर तक पहुंच रहा है, यहां अंदर तक, जिसकी वजह से इंडेंटेड कोस्ट लाइन डेवलप हो रहा है विद शेल्टर बेस। सो अंटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, तो ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वाज चीपर एंड फास्टर देन बाय लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। जब तक रेलवेज डेवलप नहीं हुई थी तब तक वाटरवेज जो है सबसे चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था रादर देन लैंड, और जिससे हर एक एरिया इनका कनेक्टेड था। सो एज अर्ली एज 1724 इंग्लिश रिवर्स प्रोवाइडेड सम 1160 माइल्स ऑफ नेविगेबल रिवर्स। ये याद रखना है आपको, कितना ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जिसकी वजह से हर चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। और यही वजह है कि लंदन में जो है, लंदन की ज्योग्राफिकल फीचर सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होने के लिए। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कंप्लीट योर नोट्स.